नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो झड़पें हो रही हैं, जो टकराव हैं, उनमें एक भूमिका निभानी चाहिए। क्या वो एक बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में है, और अगर है तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है या क्यों नहीं कर पा रहा है। अभी जो अमेरिका के एक नामी गरामी जर्नलिस्ट हैं रफ़ीक जगारिया, उन्होंने भी कहा कि भारत एक ख़ास तौर पर इज़राइल जो हमले कर रहा है लेबनान पर और ईरान के साथ जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि भारत एक अच्छे मध्यस्थ के रूप में या दोनों को के बीच में शांति कायम करने के मामले में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसे बयान दूसरे खेमों से भी आए हैं। ईरान ने भी कहा है, उधर यूक्रेन भी कह चुका है और बहुत सारे देश कह चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे देश चूँकि किसी न किसी तरह पार्टी बन चुके हैं, इसलिए वो ऐसी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। भारत अभी तक किसी भी पक्ष के साथ उस तरह से नहीं जुड़ा है, हालांकि उसका स्पष्ट रुझान इज़राइल के साथ है, ये सब लोग देख रहे हैं। इज़राइल के बारे में ठीक है, इज़राइल से संबंधी जो प्रस्ताव यूएन में आते रहे हैं, उनके मामले में वो एब्सेंट रहा है। उसने उनका विरोध नहीं, समर्थन नहीं किया है, लेकिन विरोध भी नहीं किया है। तो कुछ इस तरह से उसने एक बैलेंस रखने की कोशिश की है। यही यूक्रेन वॉर के संबंध में उसकी स्थिति रही है। तो वो एक ऐसी पोजीशन में तो है ही, और इसके अलावा भारत एक बड़ी ताकत है, उसके पास एक बड़ा बाज़ार है, जिसकी वजह से उसको अतिरिक्त लेवरेज मिलता है कई तरह के सौदेबाजी में और डीलिंग में, उसका भी फ़ायदा वो उठा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब इतना जो उसके साथ उसके पास इतनी तरह की खूबियां हैं, शक्तियां हैं, उसके एडवांटेज हैं, तो वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है। अब देखिए कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की थी कि यूक्रेन वॉर में कहीं से दखल दें, और इसके लिए उन्होंने पहले पुतिन से मुलाकात की, फिर वो जेलेंस्की से मिलने गए, और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सारा कुछ ठप पड़ गया। ऐसा क्या हुआ? कुछ कहीं गड़बड़ हो गई मोदी जी से, और जो अजीत डोभाल हैं उनको भेजना पड़ा पुतिन के पास सफाई देने के लिए। और आपने वो सफाई अगर सुनी हो तो बड़ी ही अपमानजनक थी भारत के लिए, भारत सरकार के लिए, क्योंकि वो सफाई एक तरह से गिड़गिड़ाने वाली थी, सफाई देने वाली थी कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम वैसा नहीं कर रहे हैं। इससे भारत की स्थिति ख़राब हुई और वो चैप्टर एक तरह से लगभग क्लोज़ हो गया। अब दूसरा चैप्टर इज़राइल का हो सकता है, लेकिन वहाँ भारत सरकार ने अभी कोई उस तरह से दिलचस्पी नहीं दिखाई। बैक चैनल से अगर कुछ हो रहा हो तो उसका किसी को पता नहीं है, लेकिन वैसा कुछ सतह पर नहीं दिख रहा है, परिदृश्य में वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए जाहिर है कि अगर कुछ हो रहा होता तो लोगों को पता होता, और रफ़ीक ज़कारिया या कोई दूसरे ये ना कह रहे होते कि भारत कोई अच्छी भूमिका निभा सकता है। तो भारत ऐसा लगता है कि तटस्थता के चक्कर में उदासीन हो गया है, और उदासीनता की वजह से वो अपने महत्व को कम करता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो उसकी भूमिका हो सकती है उसको निभाने से पीछे हट रहा है, और जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी पूछ परख भी घटेगी। जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होते हैं तब तक आपकी पूछ परख बढ़ती जाती है। आप कुछ नए प्रस्ताव देंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नई तरह की बातचीत होंगी, तब जाकर कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की या तो इस तरह की समझदारी ही नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें किस ढंग से खेलना है, वो किस तरह के प्रयास कर सकते हैं जिससे भारत का कद भी बढ़े, उनका भी कद बढ़ेगा। जाहिर है कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो, लेकिन उनका फोकस इन सब चीज़ों के बजाय कुछ टुच्ची उपलब्धियों में लगा रहता है। वो विदेश भ्रमण करते नज़र आते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, और ऐसा लगता है कि उनकी दिलचस्पी घूमने फिरने में ज़्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ बड़ी भूमिका निभाने में कम है। एक तो ये उनके
जिस तरह से वो बिहेव करते हैं उससे ये लगता है। दूसरी बात ये लगती है कि वो प्रोपेगेंडा पे ज़्यादा यकीन करते हैं, यानी अपना आत्मप्रचार करना, अपनी छवि को बड़ा करना, भारतीय मतदाताओं की नज़र में कि मोदी जी की वाहवाही हो रही है सारी सब जगह मोदी मोदी कहा जा रहा है और उनकी जय जयकार हो रही है, और वो जो उससे गेन होगा प्रोपेगेंडा से, उसको कैसे चुनाव में कैश किया जाए, ये भुनाया जाए, इस चक्कर में वो ज़्यादा रहते हैं। और तीसरा ये देखा गया है कि उनकी कहीं दबी छिपी ये महत्वाकांक्षा है कि अगर कहीं कोई रोल प्ले करने से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए तो वो नेहरू से भी आगे चले जाएंगे, नेहरू से बड़े प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि नेहरू भी 3 बार प्रधानमंत्री तो बने थे लेकिन नोबेल पुरस्कार उनको नहीं मिला था, या नेहरू ने जो उपलब्धियां गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ज़रिए हासिल की थी उसके मामले में मोदी जी कहीं बहुत पिछड़े हुए हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उसने बड़ी भूमिका अदा की थी लगभग आज़ादी के करीब 40-50 सालों तक। अब वो डिफंक्ट हो गया है, उसको मोदी चाहे तो रिवाइव कर सकते थे। जो साउथ ग्लोबल कहा जाता है, दक्षिण हिस्सा, वहाँ के देशों को इकट्ठा करके वो अपनी एक भूमिका ढूंढ सकते थे, लेकिन वो पहल दिख नहीं रही है, वो इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है, वो समझदारी, वो दूरदृष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में नहीं दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो काम चलाऊ ढंग से कर रहे हैं, अपने आत्मप्रचार, छवि निर्माण, प्रोपेगेंडा, उसका चुनावी फ़ायदा, बस उनका सोच का दायरा यहीं तक सीमित हो गया है और इससे कोई बड़ी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हासिल नहीं की जा सकती है। जबकि ऐसे मौके किसी भी देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए बहुत कम होते। छोटे छोटे मुल्क कई बार बड़े रोल प्ले कर देते हैं इस तरह के युद्धों में, इस तरह के तनावपूर्ण स्थितियों में, जहाँ पर वो एक निर्णायक भूमिका अदा करने लगते हैं। लेकिन भारत इतनी सब खूबियों के बावजूद वो नहीं कर पा रहा है, करने की कोशिश करता भी नहीं दिख रहा है। उससे भी बहुत कुछ हासिल होता अगर आपको कामयाबी नहीं भी मिलती है, लेकिन आप अगर प्रयास करते हुए दिखते हैं, आप प्रयास करते हैं ईमानदारी से, तो उसका भी एक सकारात्मक परिणाम मिलता है और उससे देश की छवि बढ़ती है, प्रधानमंत्री की छवि बड़ी होती है, उनका कद बढ़ता है। लेकिन वहाँ भी मोदी सरकार लगता है कि सोच के स्तर पर खाली है, दिवालिया है। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय जगत भारत से उम्मीद कर रहा है तो फिर उसे निराशा ही मिलेगी, जो कि पिछले 10 सालों से लगातार मिल रही है। या फिर जब कभी, चूंकि वो समझदारी की कमी है, इसलिए जो प्रयास मोदी जी ने किए भी वो उनकी भ्रूण हत्या हो गई। जैसे मैंने अभी जिक्र किया यूक्रेन के मामले में, हड़बड़ी, आप एक कुछ ऐसी लैंग्वेज, अब जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखने की क्या ज़रूरत थी आपको? आप जानते हैं कि रूस भी देख रहा है, आप इतनी निकटता क्यों दिखा रहे हैं? कम से कम ऑप्टिक्स में, दृश्यों में ये नहीं होना चाहिए। आप बंद कमरे में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बहुत सारी अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं, अपनी निकटता दिखाते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक में होते हैं तब आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने हाव भाव, अपने चाल चलन का ख्याल रखना चाहिए। वो उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से यूक्रेन वाली जो पहल थी उसकी भ्रूण हत्या हो गई। न केवल भ्रूण हत्या हो गई बल्कि भद भी पिट गई। अब क्या उससे घबराकर मोदी जी ने पूरी तरह से अपने आप को एक दायरे में कैद कर लिया है? अगर ऐसा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। होना ये चाहिए कि उनको उस पूरे चैप्टर को भुलाकर आगे बढ़कर देखना चाहिए कि वो क्या कर सकती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग ये सवाल भी करते हैं कि जो व्यक्ति, जो नेता, जो सरकार मणिपुर जैसे छोटे राज्य में शांति कायम नहीं कर सकती है, जो कश्मीर समस्या को ठीक ढंग से सुलझा नहीं सकती है, जो भारत के अंदर जो तनाव पैदा हो रहे हैं विभिन्न धर्मों के बीच में, उनको रिजॉल्व नहीं कर सकती है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े विवादों को कैसे सुलझाएगी? तो जो घरेलू मोर्चे पर प्रधानमंत्री की असफलताएं हैं वो भी आड़े आती हैं। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप मजाक के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि आप
अंदर फेल हो चुके हैं, पूरी तरह से आप नाकाम हो चुके हैं, और बाहर जब जाते हैं तो उन नाकामियों का जिक्र होना लाजमी हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये कि अंतर्राष्ट्रीय जगत अगर प्रधानमंत्री मोदी से, उनकी सरकार से ये उम्मीद करता है कि वो कोई अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, तो शायद ये एक तरह की मृत तृष्णा होगी। ये इससे कुछ होने जाना नहीं है, क्योंकि वो दृष्टि नहीं है, वो समझदारी नहीं है, वो पहल करने की हिम्मत नहीं है, और वो खुलापन और वो जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यवहार करने का एक सलीका होता है, उसका भी अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।